Assalamualaikum class. This is Heather Riaz, your course instructor for visual programming, and this is lecture 2. In lecture 2, we will cover Windows Form, some event handling, and some control properties and layout. What is Windows Form? We have covered a brief introduction about some of these in the first lecture. Now we will cover them in detail. A form is a graphical element that appears on your computer's desktop. It can be a dialog, a window, or MDI window. फॉर्म एक ग्राफिकल एलिमेंट है, यानी ग्राफिकल एलिमेंट का मतलब है जिसको हम विजुअली देख सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आता है जब भी हम कोई ना कोई चीज़ को क्लिक करें या ओपन करें इस तरीके से. इट कैन बी अ डायलॉग, अ विंडो और MDI विंडो. वो एक डायलॉग बॉक्स भी हो सकता है जिसमें यूजर से सिर्फ कम्युनिकेशन किया जाए, यानी उसको एक ऑप्शन दी जाए, मैसेज पहुंचाया जाए और नीचे ऑप्शन हो यस और नो की. एक विंडो प्रॉपर हो सकती है जिसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर हो, और एक MDI विंडो हो सकती है यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी एक विंडो हो और उसके अंदर मल्टीपल आपके पास विंडोज बनी हुई है जिसमें एक पेज में कुछ लिखा हुआ है, एक पेज में कुछ लिखा हुआ है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. हमारे पास ये इस तरह के विंडोज फॉर्म हो सकते हैं. अच्छा, फिर उस विंडोज फॉर्म के अंदर हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक कंपोनेंट और एक कंट्रोल. A component is an instance of a class that implements the iComponent interface, which defines the behavior that component must implement. और control क्या है? Such as a button or label has a graphical representation. यानी component क्या चीज़ है? Component ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना होता है, जबकि कंट्रोल ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई ना कोई रन टाइम पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, और उस GUI यानी कंट्रोल के अंदर हमारे पास कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है जो एग्जीक्यूट होती है. सो कंपोनेंट का यहाँ से पता चला कि उसकी कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल टाइमर. अब टाइमर पे हम 1 मिनट का टाइम सेट कर दें तो हम विजुअली उस टाइमर को साथ कुछ भी नहीं कर रहे, ना हमें विजुअली वो नज़र आ रहा है, वो बैक एंड पे वो टाइमर चल रहा है. जब वो 60 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो जाएगा. लेकिन जो कंट्रोल है, जैसे बटन, हमारे पास एक विजुअल ग्राफिकल यूनिट है, ठीक है, जिसके साथ हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. ये हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट ओपन है जिसमें ये हमारा जो बॉक्स है ये हमारे पास फॉर्म कहलाता है. इसके अंदर हमने अपने पूरे सॉफ्टवेयर का जो UI है वो डिज़ाइन करना है और प्लेस करना है. Figure displays the Windows form controls and components from the C# toolbox. To add a controller component, select it from the toolbox and drag it onto the form. अभी हमारे पास ये पूरा टूल बॉक्स आता है. हमारे जो यही अभी जो मैंने पीछे विंडो दिखाई थी, इसमें लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक टूल बॉक्स की हेडिंग के नाम से एक पैनल होता है जिसके हम क्लिक करें तो हमारे पास जितने भी कंट्रोल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब शो हो रहे होंगे. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बटन है, चेक बॉक्स है, कलर डायलॉग है, कंट्रोल बॉक्स है. राइट साइड पे इधर देखें आप, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, टाइमर है, टूल. अब ये देखें टाइमर क्या है? कंपोनेंट है, इसकी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी. और ऊपर ही जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कंट्रोल है, इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है. द एक्टिव विंडो इज द फोरमोस्ट एंड हैज हाईलाइटेड टाइटल बार. अब हमारे पास जब हम विजुअल कंप्यूटर चलाते हैं तो हमने देखा होगा कि आप लोगों ने कभी गूगल क्रोम भी ओपन किया हुआ है, कभी कोई डॉक्यूमेंट भी ओपन किया हुआ है, कभी कोई इमेज भी ओपन की है. तो ये सब क्या है? ये विंडोज है, सेपरेट सेपरेट फॉर्म्स हैं. अब लेकिन एट ए टाइम फ्रंट पर एक ही फॉर्म होता है, या अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो दो आपने पैरेलल में फ्रंट पे रखे हुए हैं. लेकिन एक्टिव विंडो हमारी हमेशा एक ही होती है. एक्टिव विंडो हम उसे कहते हैं जिसमें हम रिसेंटली काम कर रहे हैं, यानी वो फॉर्म जिस पे लास्ट टाइम माउस क्लिक हुआ है तो कंट्रोल उसके पास है, यानी माउस की वर्किंग उसके पास है, तो वो मैं कहूंगा कि वो एक्टिव विंडो है. अ विंडोज बिकम द एक्टिव व्हेन द यूजर क्लिक समवेयर इनसाइड इट. कोई भी विंडो फॉर्म जिसके अंदर मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरी विंडो एक्टिव विंडो कहलाएगी. द फॉर्म इज अ कंटेनर फॉर कंट्रोल्स एंड कंपोनेंट्स. फॉर्म क्या है? बेसिकली बॉक्स है, कंटेनर है जिसके अंदर मैं कंट्रोल्स और कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, और उनकी प्लेसमेंट से ही मैं यूजर इंटरफेस को डिजाइन करता हूँ. When you drag items from the toolbox onto the form, Visual Studio generates codes that creates the object and set its basic properties. जब भी आप कोई भी टूल बॉक्स है, जो भी मैंने दिखाया कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टाइमर हो गया, आपके पास चेक बॉक्स हो गया, बटन हो गया, कोई भी चीज़ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके विंडोज पे प्लेस करते हैं फॉर्म पर, तो ऑटोमेटिकली आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो बैक एंड पे उसका कोड मैनेज कर रहा होता है. तो आपको एक सेपरेट विंडो बना देता है
पार्शियल क्लास की जिसके अंदर वो बताता है कि अगर ये बटन है तो इसका मैंने ये फंक्शन बना दी है, यानी इसकी सारी हेडिंग शेडिंग बना दी है। अब इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो इस बटन को क्लिक करने पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर मैं बटन क्लिक का इवेंट बनाया मैंने। ठीक है, तो आपको स्पेस ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो जनरेट करके दे देता है, हमने जस्ट स्पेस में कोडिंग करनी है। हमारे पास अब जो हमारे पास विंडोज फॉर्म है, जो हमने देखा है, जो हमारा कंटेनर है, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कुछ फंक्शनैलिटीज भी हैं और कुछ इवेंट्स भी हैं हमारे पास। हम उनमें से चंद को हम देखते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में पहली कॉमन प्रॉपर्टीज में है एक्सेप्ट बटन, डिफॉल्ट बटन दैट्स क्लिक फॉर यू व्हेन यू प्रेस द एंटर बटन। यानी कि अब आपने कोई भी फॉर्म ओपन किया है, अब आप एंटर के बटन पे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं, तो एंटर का जब भी कोई बटन दबाएंगे तो फॉर्म में कौन सा बटन मेरा क्लिक होना चाहिए, यानी फॉर्म में तो आपके 20 बटन हो सकते हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ कि मैं किसी खास बटन को कह देता हूँ कि ये मेरे विंडोज फॉर्म का एक्सेप्ट बटन है। यानी कि मैं फॉर्म पे क्लिक करके अगर माउस से किसी बटन पे क्लिक ना करूँ, जस्ट एंटर प्रेस करूँ, तो ये बटन मेरा प्रेस होना चाहिए, इसको मैं कहूँगा कि वो एक्सेप्ट बटन है। फिर मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ऑटो स्क्रॉल की। ऑटो स्क्रॉल को अगर मैं ट्रू कर दूंगा, तो अगर आपकी उस विंडो लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी है और आपका डाटा ज़्यादा है, तो आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके पूरा डाटा देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है, यानी आप स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। फिर मेरे पास कैंसिल बटन जैसे मेरा एक्सेप्ट बटन है डिफॉल्ट एंटर का, इसी तरह कैंसिल है डिफॉल्ट एस्केप का। अब फॉर्म में मैं कैंसिल बटन में जो बटन भी रेफर कर दूंगा ना, तो जब मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा तो हमेशा वो ही बटन प्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर मेरे पास है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, और यानी कि मैं अपने फॉर्म के बॉर्डर को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको साइजेबल, यानी कि मैं माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ किसी भी टाइम पर। फॉन्ट क्या है, जो टेक्स्ट मेरा फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होता है उसका क्या मैंने फॉन्ट रखना है। ठीक है, उसके कलर्स कैसे कंट्रोल करूंगा, इटालियन क्या फॉन्ट उसका मैंने करना है। और टेक्स्ट का प्रॉपर्टी क्या है कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं जो लिखूंगा वो मेरे फॉर्म के ऊपर एक अपर लेफ्ट कॉर्नर पे हेडिंग सी बनी होगी, उस हेडिंग में लिखा जाएगा जो मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर लिखूंगा। तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो इससे रिलेटेड थी फॉर्म से। अब ये मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, मसलन क्लोज, अगर मेरा फॉर्म का नाम मैंने रखा हुआ है फॉर्म 1, तो अगर मैं लिखूंगा ना फॉर्म 1 डॉट क्लोज, यानी क्लोज का फंक्शन कॉल करूंगा फॉर्म 1 का, तो क्या होगा, क्लोजेज अ फॉर्म एंड रिलीजेज ऑल रिसोर्सेज सच एज द मेमोरी यूज फॉर फॉर्म्स कंटेंट। यानी कि मेरे फॉर्म के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होगी उसने मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई की होगी सब की सब रिलीज कर देगा, यानी क्लोज करने से मेरा फॉर्म बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने दोबारा फॉर्म ओपन किया तो वो दोबारा से जो नई वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज होता है वो उनके साथ होगा, वो वहीं से रिज्यूम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो फॉर्म क्लोज मेरा बिल्कुल फ्लश करने के लिए किसी भी फॉर्म को ये मेथड कॉल किया जाता है। फिर हमारे पास हाइड का फंक्शन, ये भी फॉर्म से रिलेटेड है। अब अगर मैं लिखूंगा फॉर्म 1 डॉट हाइड, तो क्या होगा कि मेरा जो फॉर्म विजुअली मुझे नजर आ रहा है उसके अंदर जितने भी कंट्रोल सारे नजर आ रहे हैं वो क्या होंगे, वो गायब हो जाएंगे, लेकिन वो बैक एंड पे मौजूद होंगे, मेमोरी से वो रिलीज नहीं होंगे। तमाम फंक्शनैलिटी वैसी की वैसी जैसे आपने छोड़ी थी वैसे ही पड़ी रहेगी, सिर्फ क्या है फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही, यूजर को नहीं नजर आ रही। तो फिर दूसरा उसके साथ ही उससे रिलेटेड हमारे पास फंक्शन है शो का। अब अगर मैं फॉर्म 1 डॉट शो करूंगा तो ऐसा फॉर्म 1 जो हाइड हुआ हुआ था वो शो हो जाएगा, क्लोज हुआ हुआ शो नहीं होगा। क्लोज का मतलब है कि अब वो मैंने क्लोज कर दिया, वो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाइड करूंगा तो सिर्फ वो हाइड हो रहा है, एग्जिस्ट करता है। शो करूंगा तो जो मेरा हिडन फॉर्म था वो फ्रंट पर शो हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं, तो यूजर कोई पासवर्ड एंटर करते हैं, अपना लॉगिन आईडी एंटर करते हैं, तो आपके पास छोटी विंडो आती है। उसके बाद फिर जैसे ही आप ओके का बटन दबाते हैं और अगर वो पासवर्ड करेक्ट हो तो क्या होता है कि वो पासवर्ड वाली विंडो गायब हो जाती है और आपकी एप्लीकेशन की विंडो सामने आ जाती है। वो क्या हो रहा है, वो पासवर्ड की विंडो खत्म नहीं हो रही, वो हाइड हो जाती है। ठीक है, और वो विंडोज की फॉर्म जो है वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो शो हो जाती है। ठीक है, और वो भी जो विंडोज की एप्लीकेशन थी वो भी बैकएंड पे हिडन थी, वो भी फिर बाद में आप उसे शो करते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि हमने, क्योंकि मल्टीपल विंडोज होते हैं हमारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, हम एट टाइम चाहते हैं जो जिस पे यूजर काम कर रहा हो सिर्फ वही शो हो, बाकी शो ही ना हो। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए ये होता है। फिर हमारे पास इसी तरह कई इवेंट्स हैं फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, उसमें एक इवेंट है लोड का।
अब ये लोड का इवेंट क्या होता है कि कोई ना कोई जब एक्शन परफॉर्म होता है तो उससे रिलेटेड उसका रिएक्शन आता है। तो एक्शन हम इवेंट को कहते हैं, रिएक्शन उस इवेंट को हैंडलिंग कहते हैं। अब एक्शन क्या था कि जैसे ही फॉर्म ओपन हुआ तो ये मेरा एक एक्शन है, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और जैसे ही उसका फॉर्म ओपन होने लगे तो बैक एंड पे अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। ये ना हो मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया है प्रोजेक्ट और अभी वो डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं, और मैं कोई भी चीज़ पे क्लिक करूँ तो वो डाटा के तो एरर आ जाए कि भाई डाटा सर्वर नॉट कनेक्टेड। तो मैं लोड के फंक्शन के अंदर मैं वो लिख दूंगा कि इसको लोड फॉर्म लोड होने से पहले क्या क्या हो जाना चाहिए। तो जैसे ही लोड फॉर्म आपका लोड होगा तो लोड होने के बाद जब आपको शो होगा, शो होने से पहले लोड के फंक्शन में जो जो कुछ लिखा होगा सब एग्जीक्यूट हो चुका होगा, होना हो रहा नहीं होगा, हो चुका होगा। ठीक है, ये हमारा लोड का फंक्शन जो इवेंट है, ये उसकी फंक्शनैलिटी है। अच्छा, अब देखें जो हमने अभी लोड का फंक्शन पढ़ा, ये क्या था, ये इवेंट था, फिर हमने उसकी इवेंट हैंडलिंग की थी। तो अब यहाँ से हम आगे इवेंट हैंडलर को स्टडी करेंगे, और इवेंट हैंडलिंग के हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में ले चुके थे। GUIs आर इवेंट ड्रिवन। When the user interacts with the UI component, the event drives the program to perform a task. जैसे ही यूजर हमारे पास फॉर्म में किसी भी ग्राफिकल एलिमेंट को, बटन को, टेक्स्ट को कंट्रोल करेगा, उस पर माउस क्लिक करेगा, ये कीबोर्ड से डाटा एंटर करेगा, तो ये एक इवेंट कहलाएगा। तो जैसे ही इवेंट अकर होगा उसका कोई ना कोई इवेंट हैंडलर होगा जो उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अ मेथड दैट परफॉर्म्स अ टास्क इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलर। जब भी कोई इवेंट अकर होगा तो उससे रिलेटेड इवेंट हैंडलर कॉल होगा। A simple event-driven UI, the form is an app or figure contains a button that a user can click to display a message. ये हमारे पास देखें एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर मैंने एक बटन डाला और उस बटन के अंदर मैंने लिख दिया, ये तो मैंने ऊपर से टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक में, इस बटन की जो क्लिक का इवेंट है, यानी कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस जगह पर मैंने लिख दिया कि एक मैसेज बॉक्स शो हो जाए ये वाला, और उस पर लिखा आ जाए बटन वाज क्लिक्ड। ठीक है, अब मैं जैसे इस बटन को क्लिक करूंगा तो क्लिक मेरा इवेंट था और इसका इवेंट हैंडलर होगा। ठीक है, और वो जैसे कॉल होगा मेरा, उसके अंदर मैंने लिखा होगा मैसेज बॉक्स डॉट शो और अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा बटन वाज क्लिक्ड। तो जैसे मैं बटन को क्लिक करूंगा ये मेरे विंडो छोटी सी पॉपअप हो जाएगी। तो यानी कि इवेंट आया और फिर उसका इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ। एडिंग एन इवेंट हैंडलर फॉर द बटन क्लिक इवेंट, यानी बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो उसका इवेंट हैंडलर जनरेट कैसे होगा। टू क्रिएट एन एप्स इवेंट हैंडलर, डबल क्लिक द बटन ऑन द फॉर्म। ठीक है, अगर मैं कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल किए बटन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, आपका कोई भी लेबल हो, तो आप जब उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिफॉल्ट इवेंट है उसकी स्पेस मिल जाती है। तो बटन का डिफॉल्ट इवेंट कौन सा है, क्लिक का। तो जैसे मैं बटन पे डबल क्लिक करूंगा बैक एंड पे ये पार्ट है ना, ऑटोमेटिकली मेरा विजुअल स्टूडियो जनरेट कर देगा। और अब मैं इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, ठीक है, दो ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी लिखूंगा वो मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे पिछले कोड में मैंने क्या लिखा था, मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा था मैसेज बॉक्स डॉट शो, में लिख दिया था बटन वाज क्लिक्ड। ठीक है, अब ये करने से अब मैं जब भी बटन को क्लिक करूंगा ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इस बटन के अंदर लिखा होता है कि वो मैसेज बॉक्स जो छोटी सी डायलॉग बॉक्स था वो शो हो जाए और उसके अंदर लिखा आ जाए बटन वाज क्लिक्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एक इवेंट अकर हुआ बटन क्लिक का, और फिर उसका इवेंट हैंडल हुआ। बाय कन्वेंशन द आईडी नेम द इवेंट हैंडलर मेथड एज दिस, यानी कि कन्वेंशन के तौर पे जब भी कोई इवेंट हैंडलर होगा उसकी नेमिंग कन्वेंशन ये होगी कि पहले वो ऑब्जेक्ट नेम जिसका इवेंट है, ठीक है, और फिर वो इवेंट नेम जो इवेंट कॉल हुआ है। अब अगर मैंने 4 बटन है और पहले बटन का नाम है बटन 1, तो यहाँ पर आएगा बटन 1 अंडरस्कोर, और जो मेरा उसका इवेंट है अगर क्लिक का जनरेट हुआ है तो बटन 1 अंडरस्कोर माउस क्लिक। ठीक है, अगर माउस होवर का भी एक इवेंट होता है, अगर वो हुआ तो फिर यहाँ पर माउस होवर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये उसने क्लिक बटन नाम है मेरे बटन का और क्लिक उसका इवेंट है। इवेंट हैंडलर पैरामीटर, जैसे अब ये हमने पीछे देखा कि इवेंट हैंडलर है, इसके अंदर मेरे पास ये 2 पैरामीटर हैं, ऑब्जेक्ट सेंडर
इवेंट आर्ग्यूमेंट, ये मेरे पास दो हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? द फर्स्ट, an object reference typically named sender is a reference to the object that generated the event, यानी पहले जो ऑब्जेक्ट है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस है जिसने वो इवेंट को कॉल किया है। एंड द सेकंड रेफरेंस टू द इवेंट आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट is the event args derived class which contains additional information about the event, यानी पहला वो था कि जिसने इवेंट कॉल किया उसका रेफरेंस, और दूसरा पैरामीटर ये बता रहा है कि इस जो इवेंट उसने कॉल किया है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे दूसरे पैरामीटर में जारी होगी। यानी पहला ऑब्जेक्ट जिसने इवेंट को कॉल किया, दूसरा उस इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कॉल हुआ है। ऑटो जनरेटेड कोड, Visual Studio places the auto generated code in the designer.cs file of the form। अब ये हम जितना भी यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं ना, यानी कि हमने फॉर्म बनाया उसमें 10 बटन रखे, एक बटन कहाँ पे रखा कहाँ नहीं रखा, तो इस सारे से रिलेटेड आपका विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फाइल बना देता है designer.cs के नाम से, और उसके अंदर वो उसकी सारी प्लेसमेंट रखता है। ठीक है, आप उसकी सहूलत क्या है कि विजुअल स्टूडियो ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको मैनुअली उसको अलग से सेव नहीं करना पड़ता। डिजाइनर के अंदर आपका यूजर फेस का सारा डिजाइनिंग होती है। अनदर वे टू क्रिएट इवेंट हैंडलर, यूजिंग द प्रॉपर्टीज विंडोज टू क्रिएट इवेंट हैंडलर। एक था ना कि इवेंट हैंडलर हमने क्रिएट किया कि अगर मेरा माउस क्लिक का इवेंट था तो मैंने डबल क्लिक किया बटन पे और माउस क्लिक का बाय डिफॉल्ट आ गया। अब ये तो एक इवेंट है, मेरे पास तो बेतहाशा इवेंट्स हैं, अब बाकियों को कैसे हम बना सकते हैं? Using the properties windows to create event handler, controls can generate many different events। ठीक है, हर कंट्रोल से रिलेटेड कई इवेंट्स होते हैं। Clicking the event icon in the lightning bolt icon in the properties window displays all the events for the selected control। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो आपका विंडोज होगी ना विजुअल स्टूडियो, उसमें राइट बॉटम कॉर्नर पर इस तरह एक ये पैनल बना होगा, इस पैनल के प्रॉपर्टीज के नेम से। इसके अंदर ये जब हम लाइटनिंग बोल्ट एक्शन वाला ये जो आइकन है ना जिसपे ये बादल बना हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, एक बटन पहले हमने बटन सिलेक्ट किया होगा या कोई भी कंट्रोल, उसको करने के बाद जब हम उसके प्रॉपर्टीज में आके इस लाइटनिंग बोल्ट को बटन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ही मेरा माउस क्लिक होगा, ये देखें पहला इवेंट है क्लिक का, तो ये ऑटोमेटिकली डबल क्लिक करने से इवेंट हो आपका डिक्लेयर हो जाता है। बाकी के इवेंट हैं जैसे कर्सर चेंज्ड, ठीक है, डॉक चेंज्ड, ड्रैग ड्रॉप, ये जितने भी इवेंट्स हैं जो टाइम के साथ खुद ही अकर हो सकते हैं, इनको मैं यहाँ पर मैनुअल भी अकर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पे इनके आगे मैं डबल क्लिक करूंगा और बैक एंड में मुझे वो स्पेस दे देगा। अब अगर मैंने यहाँ से कंट्रोल लिया कि मेरा कर्सर चेंज्ड, और कर्सर चेंज पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे पीछे कर्सर चेंज का इवेंट हैंडलर मिल जाएगा, उसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फॉर्म चलाऊंगा तो जब मैं कर्सर को चेंज होगा मेरा तो ऑटोमेटिकली वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इवेंट अक्कर हुआ फिर उससे रिलेटेड इवेंट हैंडल क्रिएट हुआ, हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ। लोडिंग द इवेंट इंफॉर्मेशन, read the Visual Studio documentation to learn about the different events raised by each control। अच्छा, किसी भी कंट्रोल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। पहले तो मेक श्योर करें नेट कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बाद आपने उस कंट्रोल पे क्लिक करना है और कीबोर्ड में F1 का बटन दबाना है, तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगी उस कंट्रोल से रिलेटेड वो आपको वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखें आपका वेब पेज है, उसके ऊपर बटन को मैंने विजुअल स्टूडियो में क्लिक करके उसका F1 का बटन दबाया तो उससे रिलेटेड पूरा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन आ गई कि हम उसको अच्छे से स्टडी करके मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। फिर हमारे पास है कंट्रोल प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स। कंट्रोल ड्राइव्स फ्रॉम अ क्लास कंट्रोल्स नेमस्पेस windows.form लिस्ट सम ऑफ द कंट्रोल प्रॉपर्टीज। अब ये हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी जो तमाम कंट्रोल जैसे बटन, लेबल बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, ये हमारे पास सारे कंट्रोल्स हैं। इन सब में जो मोस्ट पॉपुलर कॉमन प्रॉपर्टीज है ना वो ये हैं कई सारी, लेकिन उनमें से फ्यू वन ये हैं। क्या है? बैक कलर। अब हर चीज का जो है वो कलर होगा, ठीक है, तो सब में कॉमन है। उसका बैक कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड इमेज क्या रखनी है आपने, ठीक है, उसमें इमेज दे देंगे, जब भी वो ओपन होगा तो उसमें वो इमेज शो हो जाएगी। अनेबल्ड होता है कि अगर आपका कोई भी कंट्रोल है जैसे बटन है, आप चाहते हैं कि यूजर उसको क्लिक कर सके तो वो होगा अनेबल्ड।
और अगर आप चाहें कि यूजर उसको क्लिक नहीं कर सकता तो मैं उसे क्या करूंगा, इस इनेबल को फॉल्स कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा, आप उसको क्लिक नहीं कर पाएंगे। फोकस्ड, ठीक है, इंडिकेट्स वेदर द कंट्रोल हैज द फॉर्म। आप अपने देखा होगा अगर 20 बटन है तो फोकस किसी ना किसी एक पर होता है, तो अगर आप एंटर दबाएंगे तो जिस पर फोकस होगा वो वाला बटन क्लिक होगा। तो फोकस की अरेंजमेंट रखने के लिए आपके पास ये होता है। फॉन्ट, आपने उस कंट्रोल के अंदर जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो किस स्टाइल का शो हो रहा है। फॉर कलर क्या है, टैब इंडेक्स क्या है, टैब स्टॉप क्या है, ठीक है। टैब इंडेक्स से हम उस फोकस की अरेंजमेंट को कंट्रोल करते हैं, और फोकस से हम ये करते हैं कि भाई इसको फोकस किसी भी कंट्रोल में जाके लिख दूंगा कि फोकस ट्रू, तो क्या होगा, वो कंट्रोल फोकस में आ जाएगा। टैब इंडेक्स के जब मैं टैब दबाऊंगा बार बार तो तरतीब से मेरा फोकस जो है वो एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल शिफ्ट होगा, उसमें यहाँ पे उसका इंडेक्स होगा। फिर हमारे पास कुछ कॉमन आपके पास आ जाती हैं मेथड, वो प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ मेथड है कि आपके पास कॉमन मेथड्स क्या है। हमारे पास हाइड का है, सिलेक्ट का है, शो का है। जैसे विंडोज का हाइड और शो था, इस तरह हर कंट्रोल का इंडिविजुअल, मैं चाहता हूँ ये बटन अब है, अगली दफा ये गायब हो जाए, तो मैं बटन डॉट हाइड कर दूंगा, वो गायब हो जाएगा। बटन डॉट शो करूंगा तो वही हिडन बटन दोबारा शो हो जाएगा। फिर हमारे पास कंट्रोल में एक प्रॉपर्टी और आती है एंकरिंग की एंड डॉकिंग की। एंकरिंग कॉज द कंट्रोल टू रिमेन फिक्स्ड at a distance from the sides of the container. Anchor a control to the right and bottom side by setting the anchor property. देखें ये हमारे पास एक एंकर की प्रॉपर्टी किसी भी कंट्रोल की। अगर मैं उसे कह दूंगा कि तुमने मेरे फॉर्म की 4 साइडें है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप होता है हमारा फॉर्म, उसमें 4 साइडें, मैं उसे कहता हूँ कि तुमने राइट साइड और बॉटम साइड से अपने आप को फिक्स कर लेना है, तो क्या करेगा वो, अगर मैं अपने फॉर्म को बड़ा करूंगा या छोटा करूंगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर ये देखें ये वाला जो बटन है मैंने इसको राइट और बॉटम को एंकर कर दिया, तो मैं जब फॉर्म को खींच के बड़ा करूंगा तो देखें मेरा बटन जो है ना उसका डिस्टेंस राइट से और बॉटम से हमेशा उतना ही रहेगा, बाकी से चेंज हो जाएगा लेकिन उन दो से उतना ही रहेगा हमेशा। तो मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने एंकर कर दिया। जैसे शिप्स होती है ना सी में, वो एंकर फेंक देती हैं तो वो अपनी उस लोकेशन पे फिक्स हो जाती हैं शिप, वो फिर आगे मूव नहीं होती। इसी तरह हमने बटन को भी एंकर कर दिया। अब वो क्या हो गया, उसे मैंने एंकर में बताया कि तुमने इन 2 साइडों को हमेशा देखना है, तो वो अपने आप को उस हिसाब से एंकर कर लिया। आप उसमें एक साइड भी रख सकते हैं, 3 साइड्स भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी के साथ हमारे रिलेटेड दूसरी फंक्शनलिटी है डॉकिंग की। अब डॉकिंग जो है, एंकर तो था ना, मुझे एक लोकेशन पे फिक्स कर देता था कि वो साइडों से अपने डिस्टेंस कैलकुलेट करता था। डॉकिंग क्या है, डॉकिंग अटैचेज अ कंट्रोल टू अ कंटेनर सच दैट द कंट्रोल स्ट्रेचेज अक्रॉस द एंटायर साइड। अब मैं इसे डॉकिंग को कहूंगा कि तुमने ये 2 साइडें पकड़ लेनी है। अब जब मैं कंट्रोल को एक्सपेंड करूंगा फॉर्म को, तो वो उसके हिसाब से एक्सपेंड होंगे बकायदा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, अब ये ऊपर का बटन है, मैंने इसको डॉक कर दिया राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से मैंने डॉक कर दिया, तो जब मैंने राइट साइड से उसको एक्सपेंड किया तो मेरा बटन भी उतना एक्सपेंड हो गया, जबकि निचला बटन देखें वो डॉक नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने फॉर्म को एक्सपेंड किया तो वो जो मेरा बटन था वो वहीं पड़ा रहा और उसके कोई साइज में चेंज नहीं आई। लेकिन ये जो बटन था मेरा, ये जितना फॉर्म में बड़ा करता जाऊंगा उतना उसके साथ स्ट्रेच होता जाएगा। तो ये मेरी उस कंट्रोल से रिलेटेड डॉक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारे पास आज के लिए ये हमने इनसे रिलेटेड कुछ एंकर का देखें, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, एंकर की थी, डॉग की थी, पैडिंग, लोकेशन, ये कई बहुत सारी हैं हमारे पास। तो आज का हमारे लेक्चर में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम इंडिविजुअल कंट्रोल को मैनेज करके प्रोग्राम बनाने के पर फोकस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।